नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में आज फिर से एक बारी बिकवाली का दौर ही देखने को मिला, लेकिन बिकवाली की इंटेंसिटी ब्रॉडर मार्केट में एटलीस्ट स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ी कम है। बाकी फ्रंट लाइन इंडेक्स में तो तेज बिकवाली देखने को मिल ही रही है। बहुत सारे इवेंट, बहुत सारे ट्रिगर, बहुत सारी चीज़ों के बीच में ये हफ्ते में भारतीय बाजारों में कामकाज होगा, जहां पर जीडीपी के नंबर आएंगे, एक्सपायरी होगी, ऑटो सेल्स के नंबर से पहले का इम्पैक्ट आएगा, निफ्टी में नए बदलाव हुए हैं और यूएस मार्केट से बिकवाली चल रही है वो भी एक है वजह। इन सबके बीच में अब मार्केट्स में करना क्या चाहिए, इन पर तो हम बातचीत करेंगे ही, लेकिन आज के लिए अभी एज ऑफ नाउ करीब 750 अंक नीचे सेंसेक्स है, निफ्टी करीब 250 अंक नीचे है, निफ्टी बैंक 360 अंक नीचे कामकाज कर रहा है, मिड कैप इंडेक्स 450 अंक नीचे 1% नीचे, और स्मॉल कैप इंडेक्स जो थोड़ी देर पहले संभला था वापस .5% नीचे कामकाज कर रहा है। 710 शेयर तेजी में और 1750 शेयर बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इन नंबर्स के बीच में अब बातचीत कर लेते हैं हमारे आज के जानकार से। आज हम बातचीत करेंगे रचना मैम से, हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। रचना मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मैम आपके यहाँ तो कुंभ बना हुआ है इस समय, सारे कॉर्पोरेट जगत के दिग्गज वहीं पहुंचे हुए हैं, इन्वेस्टर समिट हो रहा है। सो इन सिचुएशंस के बीच में कैसे देख रहे हो आप मार्केट्स को, क्या लग रहा है बाजार? जी सही बात है आपकी। यहाँ पे काफी यूजुअली जो रहती है उसके कंपैरिजन में काफी हलन चलन है वो समिट की वजह से, और काफी दिग्गज वगैरह यहाँ पे है, उसकी वजह से शहर में थोड़ी रौनक भी है। एंड बट इन सब के बीच में मार्केट का माहौल तो जैसे हम वीक बाय वीक बात करे जा रहे हैं, वीकनेस ही है, और वो वीक बाय वीक वीकनेस बढ़ती जा रही है। एंड अगर लॉन्ग करने की अटेम्प्ट करते हैं तो इंट्राडे के अलावा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, मल्टी डे में बिल्कुल भी नहीं। तो अगर लॉन्ग करना है तो इंट्राडे में निपटा के काम खत्म करना रहता है। बाकी मल्टी डेज में शॉर्ट साइड पे मार्केट अच्छी चल रही है। इफ यू कैन राइड द ट्रेंड ऑन द डाउन साइड तो दैट इज फाइन, वर्किंग फाइन। तो मैम निफ्टी बैंक अगर किसी को अपोजिशन लेनी हो, आज दिन का आधा हिस्सा तो निकल चुका है, शॉर्ट पूरे हो चुके हैं, सो अब यहां से शॉर्ट जाना का कोई औचित्य दिख रहा है आपको, या फिर अभी क्या करना चाहिए? ठीक है, अभी फिलहाल इंट्राडे के लिए अगर शॉर्ट जाना है तो उसके लिए तो आई थिंक वी शुड वेट फॉर अ रैली, और वो रैली के फेल होने पे हम शॉर्ट करेंगे तो बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनेगा। निफ्टी में फिलहाल जो रैली है उसका रेजिस्टेंस 22,800 के आसपास होना चाहिए। रैली तो क्या कहेंगे, माइनर पुलबैक जो है उसमें 22,800 से ऊपर वो निकल पाए ऐसा नहीं लग रहा मुझे। इनफैक्ट इंट्राडे के हिसाब से देखें तो 22,700 तक भी जाए वो थोड़ा मुश्किल बात है। तो 22,700 से पहले जहां पे भी रैली फेल होती हुई दिखे, समवेयर बिटवीन 660 एंड 700, वहां पे अगर शॉर्ट करेंगे तो बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा। डाउन साइड पे 22,500 का टारगेट रहेगा, फ्यूचर्स के लेवल से ये। और मल्टी डे के हिसाब से देखेंगे तो 22,400 भी जा सकते हैं। और मैम निफ्टी बैंक में भी रेजिस्टेंस है 49,000 के आसपास, और जो रैली हुई है सुबह से निफ्टी के कंपैरिजन में काफी शार्प हुई है, पर 49,000 को क्रॉस करे ऐसा चांस मुझे नहीं लग रहा। तो यहाँ इसको भी थोड़ा फेल होने दे, 48,850 के आसपास कहीं पे शॉर्ट जाने की अपॉर्चुनिटी मिले, यहाँ से करीब करीब 100 पॉइंट्स हायर, तो दैट वुड बी गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ट्रेड फॉर द शॉर्ट साइड। और उसमें फिर डाउन साइड पे वही 48,350 के आसपास का मल्टी डे के हिसाब से डाउन साइड पे टारगेट रखना होगा। तो मैम टेक्सचर जो है मार्केट का वो सेल ऑन राइज ही है अभी? जी, इंट्राडे में कुछ अपॉर्चुनिटीज बन सकती है, लेकिन अदरवाइज जो है वो सेल ऑन राइज ज्यादा सेफर है, क्योंकि टेक्सचर लॉन्गर टाइम फ्रेम चार्ट के हिसाब से भी जो रुझान, जो बायस है वो डाउन साइड पे है। जो इंट्राडे में अपस्विंग्स आते हैं वो इतने रैंडम होते हैं कि यू कैन नेवर से प्रिसाइजली कि ये कहाँ पे प्ले आउट होगा और कहाँ पे उसको फॉलो थ्रू नहीं मिलेगा और आपको फंसा के बैठ जाएगा। सो इंट्राडे में लॉन्ग साइड पे you have to be very choosy about your counter, otherwise trend downside पे है। एक चीज और रचना मैम, दिन पर दिन या समय पर समय एक एक सेक्टर का नंबर आ रहा है, कभी रियल्टी, कभी आईटी, कभी बैंक्स, कभी फार्मा। हाल फिलहाल में फार्मा को तोड़ा, अब नंबर आया आईटी का और ऑटो का, जो ऑल टाइम हाई से सबसे कम दूर रह गए थे, इन्हीं दोनों को अब तोड़ना शुरू हुए हैं। सो बाकी सब बराबर हो गया, अब ये दो का नंबर है। तो ये आईटी की जो सेलिंग है, आपको लग रहा है ये अभी और एक्सटेंड होगी? क्योंकि अभी तो शुरू हुई है, ऑल टाइम हाई से बहुत दूर गए नहीं ये लोग तो। जी डेफिनेटली यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं कि आईटी में जो सेलिंग है वो आगे कंटिन्यू हो सकती है। अब प्राइस एक्शन अगर देखेंगे तो हद से ज्यादा वीकनेस है, मतलब अगर इनहेरेंट वीकनेस नहीं होती तो काउंटर्स इस हिसाब से नहीं गिरते जिस हिसाब से गिरे हैं।
बड़े बड़े काउंटर्स देख लीजिए, विप्रो देख लीजिए, टीसीएस देख लीजिए, इवन इन्फी, तो ये 3-3% इंट्राडे में फॉल करना कोई छोटी बात नहीं है। और सपोर्ट को अगर वो थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट करते तो इस हिसाब से नहीं गिरते। और सपोर्ट पे अगर आ भी गया सुबह प्राइस से, फॉर एग्जांपल अगर टीसीएस में 3700 पे आ गई या इन्फी पे 75-80 के आसपास आ गए, तो वहां से हमने कौन सा सपोर्ट दिखाया या प्राइस एक्शन ने कौन सा बाउंस दिखाया वहां से। सो दैट ऑल शोज कि लोअर लेवल पे अभी हम स्पेस अवेलेबल है जहां पे और फर्दर गिरावट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन्फी में हम 1740 तक भी जा सकते हैं। टीसीएस की अगर बात करें तो इसमें 3500 की तरफ भी जा सकते हैं। सो दैट ओके, इज हाउ इट इज। 3500 के आसपास तक पहुंच सकता है टीसीएस, और बाकी आईटी के शेयरों में शायद थोड़ी बिकवाली और एक्सटेंड हो सकती है। चलिए अब जरा कुछ स्टॉक को लेकर आइए जो कि आज निफ्टी के टॉप गेनर लूजर हैं, जरा उन पर पहले बातचीत कर लिया, फिर आपके सवालों पर भी हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आज निफ्टी के टॉप गेनर्स के ऊपर नजर डालिए तो बहुत सेलेक्टिव स्टॉक्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। एम&एम ने कम बैक लिया है, आइचर मोटर कम बैक में है, डॉक्टर रेड्डीज और नेस्ले यहाँ पर थोड़ी बहुत खरीदारी है, लेकिन आज बिकवाली एक तरफा है आईटी के अंदर, जिसकी अभी हम बात कर भी रहे थे। विप्रो, एचसीएल, इन्फोसिस, टीसीएस, चारों के चारों शेयर निफ्टी के टॉप लूजर हैं। मिड कैप साइड पर भी जो थोड़ी बहुत खरीदारी है वो न्यूज स्पेसिफिक है, अदरवाइज ट्रिगर बेस्ड है। मासगांव डॉक, फर्टिलाइजर एंड केमिकल, ट्रेवनकोर, वोल्टास, फेडरल बैंक, यहाँ पे खरीदारी है। बिकवाली वाली साइड पे आज जो नाम आपको दिखाई पड़ेंगे उसमें एम्फेसिस, एस्कॉर्ट्स, केपीआईटी टेक, सेल, तो यहाँ पर भी 4 में से 2 नाम आपको आईटी के दिखाई पड़ेंगे। स्मॉल कैप साइड पर जहाँ खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें सबसे पहला नाम है डेटा पैटर्न का, नैटको फार्मा का 361 और ग्लेनमार्क। और जहां बिकवाली देखने को मिल रही है उसमें आज जो नाम शुमार हो रहा है उसमें नाल्को, एस्टर डीएम, तेजस नेटवर्क और जीएसपीएल, कुछ ऐसे नाम जहां पर बिकवाली देखने को मिल रही है। रचना मैम, आज फार्मा का दिन है, कुछ हद तक सेलेक्टिव बाइंग है। आप फ्रंट लाइन में डॉक्टर रेड्डी, एस्टर डीएम, सिप्ला या नैटको फार्मा सबने कम बैक लिया थोड़ा थोड़ा, कोई नाम है क्या पिक करने लायक? जी, अगर फार्मा के काउंटर्स को देखा जाए तो डॉक्टर रेड्डीज में प्राइस एक्शन ठीक ठाक है, और शॉर्ट टर्म के लिए, एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म के लिए ही रहेगा अगर लॉन्ग साइड का मूव है तो, क्योंकि ये सेक्टर आज फेवर में, जरूरी नहीं कल इसको फॉलो थ्रू मिलेगा। बट नेवरदलेस जब तक इसके फ्यूचर्स जो है डॉक्टर रेड्डी के 1160 के ऊपर अगर बने रहेंगे तो ये 1180 तक जा सकते हैं। तो यहाँ से 10-20 रुपए का, इवन 1190 तक भी जा सकते हैं। तो 10-20 रुपए का यहाँ से अपस्विंग फर्दर पॉसिबल है जिसको प्ले आउट करा जा सकता है। अगर नेटको फार्मा की बात करी जाए, यहाँ पे भी प्राइस एक्शन शोज की ये काउंटर जब तक 825 के ऊपर बना रहेगा तो अपसाइड पे 870-75 की तरफ जा सकता है, 860-70 की तरफ। तो उतने अपस्विंग के लिए अगर आप प्ले कर सकते हैं तो इंट्राडे डिप्स पे बाय करने का अटेम्प्ट करें, पर ओवरनाइट डिलीवरी अगर कैरी करते हैं तो यू आर टेकिंग अ बिट ऑफ रिस्क जो अभी एडवाइसेबल नहीं है। तो थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन डॉक्टर रेड्डी अदरवाइज फिर भी बेटर लग रहा है कंपेरेटिवली, जिसको आप अदरवाइज देख सकते हैं। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत करेंगे कुछ दर्शकों के सवालों को लेकर भी जो कि हमारे पास आ रहे हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, रचना मैम से कोई भी सवाल पूछना चाह रहे हैं, तो आपके लिए तरीके सामने स्क्रीन पर आएंगे। पहले आप व्हाट्सएप का हिस्सा बन सकते हैं, 9311121874 पे आप अपना सवाल भेज सकते हैं। आप ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर, और साथ ही साथ आप यूट्यूब और फेसबुक पर भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। अगले 1 घंटे तक हमारे साथ रचना में मौजूद रहेंगी, उनसे आप बातचीत कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं उनके सवालों को लेकर, अपने सवालों को लेकर भी। रचना मैम, पहला सवाल आया है एक्सिस बैंक, और रोहिणी जी का ये सवाल है। इनके पास 1010 रुपये के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है और छोटी अवधि का इनका नजरिया है, तो एक्सिस बैंक में मैम छोटी अवधि के लिए क्या किया जाए? 1010 पे बाइंग करिए तो अभी वहीं पे है उनकी एंट्री के लेवल पे ही, और इनका नजरिया छोटा है तो 990 पे पहले तो स्टॉप लॉस लगाए। 990 से नीचे इसको जाने नहीं देना चाहिए किसी भी हिसाब से। और अपसाइड पे इसमें 120 और 30 के बीच में अगर ये काउंटर जाता है, अराउंड 125-126 के आसपास अगर एग्जिट देता है तो वहां पे बुकआउट भी करना चाहिए। तो आप को लेवल दिया गया है, आप उसके हिसाब से आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। एक पीटीसी इंडिया को लेकर अरिहंत साहब का सवाल आ रहा है। इन्होंने 180 रुपये के दाम पे खरीद रखा, और साथ साथ मदरसन ये भी इनके पास है, और मदरसन भी लगातार प्रेशर में है, नए लोज बना रहा है। आप क्या राय रखते हो उसको लेकर? पीटीसी इंडिया की पहले बात कर लेते हैं। इसमें अगर देखा जाए प्राइस 148 के आसपास अभी घूम रही है, और अगर इनका नजरिया शॉर्ट टू मीडियम टर्म का है तो इसको 140 के नीचे नहीं जाने देना चाहिए।
अपसाइड में इसके टारगेट्स 160 और 65 के बन सकते हैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से, शॉर्ट एंड मल्टीपल वीक्स के हिसाब से। और मदरसन सुमी की बात अगर करी जाए, यहाँ पे ऑटो में पिछले 2 एक दिन से थोड़ी प्रॉब्लम आई हुई है, और उस हिसाब से यहाँ पे भी ट्रेंड जो लास्ट वीक तक थोड़ा शुरू में अपसाइड पे था वो डिस्टर्ब हो गया है। और अगर ये काउंटर अब पॉजिटिव बनना है तो उसको 130 क्रॉस करके दिखाना पड़ेगा। अभी 126 के करीब है, जब तक ये 130 के ऊपर नहीं जाता तब तक इसका रुझान जो है वो पॉजिटिव साइड पे दोबारा नहीं बनेगा। एंड अगर ये 125 को तोड़ेगा देन इट बिकम्स मोर वीकर। तो 125 पे ऐसे लगा लें, और पॉजिटिविटी यहाँ पे तब बनेगी जब 130 को क्रॉस करेगा। तो और मैम मदरसन के साथ साथ ये पीटीसी इंडिया दोनों में ही वीकनेस दिखाई पड़ रही है। मदरसन तो शायद प्रिवेल करेगी भी। है मदरसन के साथ साथ एक भाई संवर्धना भी देखना, क्योंकि ये मदरसन वायरिंग में भी प्रेशर है और संवर्धना में भी प्रेशर है, उसको आप कैसे रीड कर रहे हो? जी, संवर्धन मदरसन, हमने मदरसन की तो बात करी है, मैम मदरसन मदरसन वायरिंग की। वायरिंग। राइट, मदरसन वायरिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से हम 48 के करीब बैठे हुए हैं यहाँ फिलहाल। और ये पॉजिटिव तब बनेगा जब इसको 52 क्रॉस करेगा। जब तक 52 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक इसका बायस जो है डाउनसाइड पे ही रहेगा, और डाउनसाइड पे वी कैन गो एज लो एज 46 एंड 45। न्यूनतम की बात है। ओके, तो 46 45 तक के 22 यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, उस हिसाब से आप इसको देखिएगा। इसके अलावा नागराज जी का एक सवाल आया है, ये आपके प्रशंसक भी हैं। इन्होंने टाटा पावर को लेकर एक सवाल पूछा। 470 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। सो इनका ये सवाल यह है कि क्या इनमें बने रहें, एवरेज करें या निकल जाएं? देखिए, आप जब एवरेज करते हैं तो आप ये प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से फर्दर नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि अगर आपको लगता है कि और नीचे जाने वाला है तो व्हाई वुड यू एवरेज आउट एट द गिवन प्राइस। तो इतना आप समझ लीजिए, अगर वो आपका यू आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट अ बॉटम, अगर वो चीज गलत पड़ गई तो जब आप फिर गिरेंगे तो दुगनी स्पीड से गिरेंगे, क्योंकि आपका वॉल्यूम जो है वो दुगना हो चुका होगा। तो इस चीज को समझ के करें अगर करना है तो। और वन लेवल वेयर एक नजर रखनी चाहिए, दैट वुड बी अराउंड द लेवल ऑफ 334। 330 435 के आसपास अगर ये काउंटर सपोर्ट लेगा तो वेल एंड गुड, आगे जाके संभल सकता है। मोमेंटम इंक्रीमेंट 370 के ऊपर बनेगा, पर अगर 334 तोड़ दिया इसमें ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, इंट्राडे की बात अलग है, बट क्लोजिंग अगर इसके नीचे देने लग गया तो फिर इसमें वीकनेस जो है वो फर्दर एग्रेवेट हो सकती है, वो समझ के चले। ओके, इसके अलावा एक सवाल आया है जियो फाइनेंस पे मोहित जी का। 1400 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 262 रुपए के दाम पे। मैम ये बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ी क्वांटिटी में ऊपर के लेवल पे ऐड कर रखा है इन एंटिसिपेशन की ये मल्टीबैगर बनेगा। आप क्या राय रखते हो? अब तो निफ्टी का हिस्सा ही बनने जा रहा है। देखिए, अगर आपने इसको मल्टीबैगर बनने के नजरिए से लिया है तो एक बात तो तय है कि आपका नजरिया थोड़ा लॉन्गर टर्म का है और एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म का नहीं है। और उस हिसाब से अगर देखें तो अभी भी ये काउंटर अच्छा है, और अगर अनफॉर्चुनेटली 205 210 के आसपास जाता हुआ दिखाई दिया आने वाले दिनों में, विच इज अ प्रोबेबिलिटी, तो वहां पे एक लेवल है जहां पे आप एवरेज आउट करने की एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो भी आपका अमाउंट है जो आप एवरेजिंग के लिए यूज करना चाहते हैं उसका फुल अमाउंट एक साथ न डालें, बट यू कैन डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स, और एक पार्ट जरूर डाल सकते हैं 205 और 10 के बीच में। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि जब भी मार्केट आने वाले टाइम में संभलेगी तो ये साथ साथ संभलना चाहिए, लीड भी लेना चाहिए। और होपफुली, जैसे बहुत लोग सोच रहे हैं, मल्टी बैगर भी ओवर अ लॉन्गर पीरियड बनने की पूरी क्षमता रखता है, बीइंग लुकिंग एट द पेरेंट कंपनी। तो आप समय दीजिए, देखिए मल्टीबैगर बनेगा या नहीं बनेगा तो समय बताएगा, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आपको समय देना पड़ेगा, तभी इस तरह के नंबर्स आप देख पाओगे। इसके अलावा सबिहा सैयद जी का एक स्टेटमेंट भी है और सवाल भी है। उनका स्टेटमेंट ये है कि वो चाह रही है निफ्टी एक बार में 21,500 आ जाए, ताकि ये रोज़ रोज़ का जो पिटाई है ये बंद हो जाए। ये हम सभी चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं आमतौर पर। दूसरा सवाल है इनका फोर्टिस के ऊपर। 673 रुपये के दाम पर खरीदारी कर रखी है, तो इन्हें एवरेज कहाँ करना चाहिए? और रचना मैम, एक सवाल मेरा भी है कि ये कोविड के बाद शायद पहला ऐसा इंस्टेंस है जबकि बाजार टाइम और प्राइस दोनों बेस करेक्शन एक साथ दे रहा है। आपको भी ऐसा लग रहा है क्या? जी, आपकी बात 100% सही है। आई टोटली टेक योर पॉइंट, एंड ये बात हमारे व्यूअर की भी सही है। अगर वी शेप फॉल आता है ना तो दो चीज है, पहले तो वो टाइम बुरा जो होता है वो बहुत जल्दी गुजर जाता है, पहली बात। दूसरी बात, ये वी शेप फॉल के बाद वी शेप रिकवरी के चांस भी बहुत इंक्रीज हो जाते हैं।
because nothing that moves in a vertical fashion is going to sustain neither fall nor rise. तो इसीलिए हम कोविड के बाद वी शेप रिकवरी भी देखे थे, और ये बहुत अच्छा होता अगर इस बार भी वही हो जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइप करेक्शन जहाँ साथ में होता है वो प्रोसेस ज्यादा पेनफुल होती है, तो वो पेन हमें इस बार ही झेलना पड़ रहा है। एंड कमिंग टू फोर्टिस, फोर्टिस में यहाँ पे 605 पे प्राइस बैठा हुआ है अभी। इसने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को रिसेंटली तोड़ा है और क्वाइट फेरोशियसली तोड़ा है, तो अब अगर ये काउंटर 600 को भी तोड़ेगा, विच इज अ प्रोबेबिलिटी क्योंकि काफी नजदीक है उससे और मार्केट अभी कोई थमने के मूड में नहीं है, अगर ये काउंटर 600 के नीचे जाएगा तो इट कैन गो टुवर्ड्स 500 एज वेल। तो इस तैयारी के साथ फिलहाल एवरेज आउट करना होल्ड करे, होल्ड योर थॉट, लेट इट शो सम रिस्पाइट, और फॉल जहां पे अरेस्ट करता हुआ दिखेगा आने वाले टाइम में शी कैन कॉल अस अगेन आल्सो, तो उस टाइम पे हम कॉल लेंगे कि अब एवरेजिंग के लिए सही मौका आ गया कि नहीं। तो अभी नहीं, आपको इसके हिसाब से रणनीति बताइए कि कैसे कैसे फॉल मिलेगा, वैसे वैसे आप काम करिएगा। इसके अलावा तेजस नेटवर्क इंदिरा जी के पास पड़ा हुआ है और वो 1150 रुपए के दाम पे उनकी खरीदारी है, और इंडस टावर भी करीब करीब 400 के लेवल पे उनकी खरीदारी है। इन दोनों में और एवरेज करने की इच्छा रख रहे हैं, क्या इच्छा होनी, मतलब एवरेज करना चाहिए या वेट करें अभी? तेजस नेटवर्क में अगर एवरेज आउट करना है तो करंट प्राइस लेवल के आसपास समवेयर अराउंड 750 के आसपास अगर एक एंट्री मिलती है तो अटेम्प्ट कर सकते हैं फॉर एवरेजिंग आउट, और 750 के आसपास अगर आप एवरेज आउट करते हो तो आपका 630 के आसपास फिर एक सपोर्ट भी बनता है जो होल्ड करना जरूरी है, तभी वो थियरी वैलिड रहेगी। और आने वाले टाइम में धीरे धीरे 630 और 700 के बीच में कहीं पे बेस बना के ये काउंटर ऊपर जाना शुरू कर सकता है, इन विच केस इट कैन क्रॉस 1000 आल्सो, बट 750 से पहले अटेम्प्ट ना करें, समवेयर बिटवीन 750 एंड 700 आप एवरेज आउट कर सकते हैं। एंड इंडस टावर था ना दूसरा? जी जी, 400 पे खरीदारी है। करेक्ट, इंडस टावर में अभी 330 के आसपास प्राइस है, तो पेन तो है इस काउंटर में इनके लिए, और ये पेन थोड़ा और भी गहरा सकता है आने वाले दिनों में, बिकॉज इसका सपोर्ट 300 से पहले तो बिल्कुल भी बनने के चांसेस नहीं है, और इनफैक्ट 300 के आसपास भी अगर बनेगा तो बहुत अच्छी बात है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका जो बनता है दैट इज मच लोअर एंड दैट इज अराउंड द लेवल ऑफ 260, तो 260 के आसपास अगर एवरेज आउट करते हैं समवेयर बिटवीन 260-70, तो इट विल बी अ बेटर प्राइस फॉर द व्यूअर, एंड वहां से एक सपोर्ट लेके दोबारा प्राइस टर्न करके अब जाने की कोशिश करें, ऐसे चांसेस क्रिएट होंगे जो काउंटर को 400 प्लस लेके जा सकते हैं। स्वाति मोरे जी का सवाल है, इनके पास इंडियन ओवरसीज बैंक के शेयर हैं, 68 रुपए के दाम पे खरीदारी है, और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर हैं, 48 रुपए की खरीदारी है। मैम, पीएसयू बैंक में वैल्यू सबको दिख रही है लेकिन शेयर नहीं चल रहे हैं, आप कैसे देख रहे हो? सही बात है, वैल्यू दिखेगी क्योंकि गिरावट आई हुई है, और इसलिए लगता है कि दीज आर चीपर कंपैरिजन टू मेनी अदर काउंटर्स जहाँ पे गिरावट ना आई हो, लेकिन बात यह है कि उसको फिर अगर चीप है तो सबको ही एक्यूमुलेशन करना चाहिए, सबको इंटरेस्ट लेना चाहिए। देखिए, जब तक पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होता किसी भी काउंटर में तब तक वो रैली नहीं बनेगी जिसको फॉलो थ्रू मिले। यहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन में मुझे कमी लग रही है, सो काइंड ऑफ अंडर ओनरशिप प्रोबेबली दिखाई दे रही है, तो वो जब तक नहीं इमर्ज होती तब तक आपके काउंटर का आपके फेवर में चलना मुश्किल है। ये काउंटर फेवर में तब चलेगा अगर ये 58 को क्रॉस करेगा, अभी 46 पे बैठे हुए हैं, तो या तो आप फर्दर लोअर लेवल का इंतजार करें विच कुड बी प्रोबेबली 35-40 जहां से आप बाइंग कर सकते हैं, या तो वेट फॉर इट टू टर्न एंड गो हायर एंड क्रॉस 55-58 जब इसमें मोमेंटम में इंक्रीमेंट आएगा। फिलहाल इट शुड बी एन अवॉइड between till the time it remains between 55 and 35. ओके, टाटा स्टील में राजन सिंह साहब फ्रेश एंट्री करने की इच्छा रख रहे हैं, क्या फ्रेश एंट्री करनी चाहिए? देखिए, इस मार्केट में फ्रेश एंट्री अगर करते हो तो पहली बात ये कि पार्ट एंट्री करिएगा, करने में कोई बुराई नहीं है, प्राइस इज एट अ गुड लेवल और कंपनी तो है ही अच्छी, और 120 के आसपास का एसएल लगाना बहुत जरूरी है अगर आप फिलहाल एंट्री करते हैं तो, और 120 के एसएल के साथ पार्ट एंट्री डेफिनेटली करी जा सकती है। फिर दूसरा पार्ट तब करिएगा जब ये काउंटर
थोड़ा यहाँ से कंसोलिडेट करके हायर लेवल क्रॉस करे, विच शुड बी द लेवल ऑफ 150. सो वन एंट्री एट करंट प्राइस एंड द अदर एंट्री अबव 150. तो 150 के ऊपर यहाँ पर थोड़ा शायद मूव आता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन हाँ फ्रेश एंट्री के केस में अभी बहुत सीवियरली फॉल देखने को मिल रहा है। रचना में ब्लैक कॉफी, ब्लैक टी. अच्छा मुझे लगा बीपी लो लग गया बाजार देख के, तो ब्लैक कॉफी हमने आइडेंटिफाई कर ली। एनीवेज मैम, रिलायंस इंडस्ट्रीज, राम सिंह साहब का एक सवाल है। 1219 रुपए के दाम पे 10,000 शेयर इनके पास हैं और ये इसे 3 से 5 साल होल्ड कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी, ठीक ठाक दाम, अब आपकी राय। रिलायंस जैसे काउंटर में तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है. अगर आपका नजरिया लंबा है तो दिस शुड वर्क आउट वेल ओवर लॉन्गर टर्म. जो भी दिक्कत है वो ओवरऑल मार्केट की है, कोई पर्टिकुलर काउंटर में तो कोई प्रॉब्लम का सवाल ही नहीं उठता. एंड यहाँ अभी हम 1200 के करीब है, या मेरे हिसाब से समवेयर बिटवीन 1200 एंड 1100 दिस काउंटर शुड आल्सो ट्राई टू सेटल डाउन. 1100 के ऊपर जब तक ये बना रहेगा तब तक ऑल चांसेस कि ये आगे जाके मार्केट जब रिकवर करना शुरू करेगा तो दिस कुड बी वन ऑफ द आउट परफॉर्मर्स. लॉन्ग टर्म में तो बहुत वैल्यू होनी चाहिए, सो देयर इज नो प्रॉब्लम. एंड एवरेज आउट करें तो 1100 के आसपास रखते हैं. ओके, कृष्णकांत जी का एक सवाल आया है। उनके पास SBI, L&T, गेल और JK टायर 4 शेयर पर उन्होंने सवाल पूछा है कि इन चारों में क्या SIP मोड में ऐड किया जा सकता है? देखिए, SIP मोड में तो आप किसी भी चीज में कभी भी एंटर कर ही सकते हैं. इनफैक्ट SIP का फायदा ही तब है अगर आप लोअर लेवल पे जब जा रही हो मार्केट तब भी अपना SIP कंटिन्यू करें, क्योंकि दैट इज द बेसिक एसेंस ऑफ SIP ना. वरना तो आप हायर लेवल पे एंटर करे जा रहे हैं और जब अच्छा प्राइस एवरेज आउट करने का मौका मिला तब आप डर के बैठ रहे हैं, SIP बंद कर रहे हैं, तो फिर यू आर बीटिंग द वेरी पर्पस ऑफ SIP. तो वो तो आप कर ही सकते हैं. और ये स्पेसिफिक काउंटर्स जितने भी आपने नाम बोले सबके सब ब्लू चिप्स है, ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू है, तो उसमें तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए. तो आप SIP तो ज़रूर करिए, कंटिन्यू भी कर सकते हैं, और क्वालिटी है तो आप आराम आराम से उनके अंदर पोजीशन लीजिए. अगर आपका नज़रिया लंबी अवधि का है तो SIP का फ़ायदा आपको आमतौर पर मिलता ही रहेगा. आगे बढ़ते हैं. इन्वायरो इंफ्रा को लेकर धर्मेश कुमार साहब सवाल पूछ रहे हैं. 148 रुपये के दाम पर उन्होंने 101 शेयर ले रखे हैं. हाल ही की लिस्टिंग है मैम, बहुत ज़्यादा चार्ट तो नहीं होंगे, आप क्या राय रखते हो? जी, हमने शायद लास्ट वीक भी इसके ऊपर क्वेरी आई थी, काफी लोग इंटरेस्टेड लग रहे हैं इसमें. नेवरदलेस इसका जो सपोर्ट बन रहा है, जितना भी डेटा अवेलेबल है उस हिसाब से दैट इज अराउंड 205 210, और मुझे ये लग रहा है ये काउंटर जा सकता है वहां पे वेरी इजीली. तो वहां पे एक अच्छा लेवल बनता है टू एक्यूमुलेट द काउंटर. और अगर फर्दर उसमें एडिशन करना हो तो फिर तब करना चाहिए जब ये 250 को क्रॉस करेगा, which would be around 25% of price, जो मार्केट के टर्न के बाद ही आएगा नेचुरली. तो 210 पे पहली एंट्री, और अगर मोमेंटम पिक करेगा तो 240-50 के आसपास दूसरी एंट्री कर सकते हैं. ओके, ताबिश महमूद साहब का एक सवाल आया है कि ये रियल स्टेट सेक्टर बहुत स्ट्रांगली टूटा है और टूटने के बाद बहुत अच्छे दाम पर आ भी गए कई सारे शेयर. सो कोई नाम अच्छा लग रहा है क्या मैम आपको लॉन्ग करने के लिए? देखिए, वन नेम दैट आई वुड टॉक अबाउट वुड बी गोदरेज प्रॉपर्टीज, जो बहुत अच्छे सपोर्ट पे बैठा हुआ है फिलहाल. और काउंटर में जो गिरावट आई वो काफी शार्प होने की वजह से ओवर सोल्ड और ओवर स्ट्रेस्ड भी लग रहा है. तो जैसे ही मार्केट संभलेगा तो वन ऑफ द काउंटर्स, और हाई बीटा तो है ही, तो वन ऑफ द काउंटर्स जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आ सकती है कुड बी गोदरेज प्रॉपर्टीज. तो उस पर नजर रखनी चाहिए. उसके अलावा अगर आप DLF में भी इंटरेस्ट लेना चाहेंगे तो DLF के लेवल्स भी ध्यान में रख लीजिए. फॉर एग्जांपल अभी 670 के करीब है ये काउंटर. इसमें थोड़ी फर्दर गिरावट के बाद सपोर्ट इमर्ज होना चाहिए, विच शुड बी अराउंड 600 ऑफ लेवल. तो अगर मार्केट का ये फॉल रिलेंटलेसली अगर कंटिन्यू होता रहा आने वाले टाइम में, तो द अदर काउंटर व्हिच वुड कम एट इंपॉर्टेंट सपोर्ट वुड बी DLF, एंड दैट सपोर्ट वुड बी अराउंड 600. तो फिलहाल जो है गोदरेज इज अ गुड ऑप्शन, और अगर गिरावट कंटिन्यू रही देन DLF विल बिकम अ गुड ऑप्शन इन द कमिंग टाइम्स. ओके, तो DLF में अगर गिरावट गिरती रही तो बढ़िया ऑप्शन रहेगा, और गोदरेज प्रॉपर्टी में प्रमोटर की बाय भी हुई है, सो उसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा. अदानी पावर पे एक सवाल आया है. 561 रुपए के दाम पे खरीदारी है, क्या एवरेज करना चाहिए यहाँ पे? जी, अदानी पावर की जहां तक बात है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग गिरावट फिलहाल चालू है, अभी सपोर्ट काफी दूर है. तो एट दिस पॉइंट इन टाइम आई विल नॉट से कि यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए.
काफी लोअर लेवल पे इसका सपोर्ट बनता है, विच इज अराउंड अ लेवल ऑफ 350। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम फ्रेश एंट्री इज नॉट एडवाइसेबल। तो अभी तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा और थमने दीजिए, थोड़ा संभलने दीजिए, उसके बाद आप इसके ऊपर उसके ऊपर काम कीजिएगा। आज ही एमपी में गौतम अदानी साहब थोड़ी देर पहले बोल भी रहे थे एक बड़े केपेक्स को लेके, और रचना मैम एमपी में ही है, सो देखते हैं क्या सिचुएशन वहाँ से अराइज होती है, क्या होता है डेवलपमेंट। मैम जी शिपिंग 1300 रुपये के दाम पे खरीदा है निकुंज जी ने, और ये एक और ऐसा स्टॉक है जो है तो वैल्यू लेकिन चलता नहीं है, करना क्या चाहिए इसमें? जी शिपिंग में ये करना चाहिए कि करंट लेवल 880 के करीब है, इसको हमें बिलो 800 आने देना पड़ेगा, समवेयर अराउंड 750 टू 780 के बीच में जब ये काउंटर आएगा, विच इज अगेन अ हाई प्रोबेबिलिटी सीइंग द ओवरऑल सिचुएशन ऑफ द मार्केट। तो उस टाइम पे हम अगर एंट्री करेंगे तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर बन जाएगा। 750 और 80 के बीच में अगर आप एंटर करते हैं ऑन द लॉन्ग साइड, तो इन दैट केस 650 पे ही आप एक छोटा सा एसएल लगा सकते हैं 50 रुपए का, और अगर वहां पे कंसोलिडेशन करके ये काउंटर टर्न करेगा तो इट कैन गो अबाउट 1000 एंड अबाउट 1100 एज वेल। ओके, तो 1100 या 1100 के ऊपर जाएगा, बट थोड़ा सा समय आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। अब एक दर्शक भी हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से, बातचीत करने के लिए रितेश जी हैं। रितेश जी नमस्कार। नमस्कार सुमित सर, कैसे हैं? नमस्कार रितेश जी, क्या हालचाल आपके और क्या सवाल आपका? बढ़िया सर। जी। आपको मैं कंटिन्यू फॉलो करता हूँ सुमित सर, आपका थैंक यू फेस रितेश जी। देखता हूँ, थैंक यू आपका रितेश फेस रीडिंग करता हूँ कि किसी भी यूजर का कोई भी क्वेश्चन आता है जी। तो आपकी आंखें आपके चेहरे पे ऐसी स्माइल आती है, ऐसा चमक आ जाता है, क्योंकि कि आप उस शेयर के बारे लगता है आप उस शेयर के बारे में सब कुछ पहले से जानते हैं, वो आप सारी डिटेल आप खुद बता सकते हैं। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखिए बाजार में बहुत कुछ जानना एक बार की पॉसिबिलिटी हो सकती है, सब कुछ जानना किसी के बस की बात नहीं है सर। ये समुंदर है, और वो भी अथाह समुंदर है जिसका अंत ही नहीं दिखता कभी। सो कोशिश करते हैं पढ़ते रहने की, सीखते रहने की। रचना मैम जैसे बहुत सारे गेस्ट से रोज़ मिलते हैं, सौभाग्य हमारा, तो उनसे हम लोग सीखते रहते हैं कुछ, और सालों दशकों तक ऐसे ही जानकारों से मिलते मिलते आप बहुत कुछ सीख भी गए हो। सो बस वही थोड़ी बहुत जानकारी हमारे पास है, तो वही। और रही बात सर शेयर की, तो होता क्या है, ये इतना सालों में इतना अपनापन हो चुका है इस शेयर बाजार से कि जब भी आप कोई नाम लेते हो ऐसा लगता है किसी अपने की ही बात हो रही है, तो इसलिए चेहरे पे खुशी आती है देख के। सालों साल तक ये शेयर देखते आए हैं, मिलते आए हैं इनसे, इसलिए भी। और रही बात आपने ये सब रीड किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज आप किस शेयर में फंसे हुए हो? मैंने मतलब ग्रिप्स कॉटन को थोड़ा सा हाई रेंज में मैंने बाई कर लिया है, मेरी गलती है। 285 पे मैंने बाई कर लिया है और 90 शेयर है इसके, तो अभी इसको मैं होल्ड कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है, होल्ड कर सकता हूँ। तो मतलब इसको मैं एवरेज करूँ अभी किस लेवल पे जाके इसको मैं एवरेज करूँ, और क्या कितने और शेयर्स और एवरेज करना सही रहेगा? और आप समय कितना दे सकते हो? होल्ड कर लूंगा मैं 1.5 साल 2 साल दे दूंगा समय, टाइम को ऐसा कुछ है नहीं। 1.5 से 2 साल। और सर जब ये खरीदारी की थी तो कोई खास वजह थी खरीदारी की? हाँ, अभी क्योंकि उस समय ये ऊपर जा रहा था, तो मतलब ये मेरा ही फॉल्ट है कि मतलब इसको मैंने हाई पे ले लिया, ये मेरे से गलती हुई। तो मुझे लगा कि और ये ऊपर जाएगा, तो मैंने उस समय तो शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, लेकिन फिर बाद में पूरा जब थोड़ा सा मुझे लॉस हुआ तो इसका पूरा फंडामेंटल सारी चीजें निकाल के देखा, तब मैं इसको सोचा कि मैं इसको लॉन्ग पे जाऊंगा। तो सारी चीजें तो अब जा सकता हूँ, 1.5-2 साल लॉन्ग पे जा सकता हूँ। 208 रुपए के दाम पे विजय केडिया साहब ने शेयर इस कंपनी में शेयर खरीदे हैं, ये मैं आपको जानकारी के लिए खाली दे रहा हूँ। और 285 भी आप ही खरीदारी, तो ऐसा कोई बुरा दाम आपका भी नहीं है। अब रही बात करना क्या चाहिए, रचना मैम समय दे सकते हैं। ग्रीव्स कॉटन का शेयर है, कंपनी भी अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। 90 शेयर इनके पास है, 285 में खरीदारी है। अब क्या करें? देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि हीज इन अ काउंटर जहाँ पे इतनी तगड़ी गिरावट के बाद भी चार्ट डिस्टर्ब नहीं है, इनफैक्ट अच्छे चार्ट्स है। तो भले उनसे थोड़ी हाई लेवल पे लग रही है उनको अपनी बाइंग, लेकिन लकीली इज इन अ गुड कंपनी। एंड यहाँ पे ये काउंटर में अगर इनका जो सवाल था कि मैं अगर एवरेज आउट करना चाहूँ तो कहाँ पे करूँ, तो वो लेवल होना चाहिए करीब करीब 220 के आसपास। अनफॉर्चुनेटली अगर ये काउंटर फर्दर लोअर जाके 220 के आसपास पहुंचेगा, समवेयर बिटवीन 220 एंड 215, इनको एक एवरेजिंग का मौका मिलेगा। सो दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग, अगर इनका नजरिया 1.5-2 साल का है तो मुझे नहीं लग रहा है इनको कोई दिक्कत आनी चाहिए। ये काउंटर में दोबारा इंक्रीमेंट तब आएगा मोमेंटम में जब ये 280 को दोबारा क्रॉस करेगा,
एंड वो करना चाहिए। 1.5-2 साल तो सफिशिएंट टाइम होता है किसी काउंटर को परफॉर्म करके दिखाने का। 280 अगर ये क्रॉस करेगा तो 340 की तरफ जाते हुए दिखाई देगा। तो सर एक ही टेंडेंसी हमारी आम तौर पे रहती है हम सब की, कि हम जब भी शेयर खरीदते हैं हमें लगता है कल से चलना शुरू हो जाए, और जिस दिन हम बेचते हैं हमें लगता है कल से ही टूटना शुरू हो जाए। ऐसी सिचुएशन नहीं होती, थोड़ा समय दीजिए। और आपने वैसे ही पेशेंस रखा है, आप आराम आराम से एवरेज कर सकते हैं नीचे, और 280 जो थोड़ा आपका खरीदारी का दाम भी है वही रेजिस्टेंस भी है। एक बार वो निकल जाए उसके बाद फिर इसमें चाल वापस आते हुए दिखाई पड़ेगी। बाकी आप बेहतर तरीके से इसमें बने रहो। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और सराहने के लिए। आगे बढ़ते हैं। और रचना मैम, एक सवाल आया है कि परसिस्टेंट कहाँ तक गिरेगा और कहाँ इसमें एवरेज करना चाहिए? निहारिका जी का सवाल है, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, परसिस्टेंट में अगर आप एवरेजिंग के लिए देख रहे हैं तो वो लेवल काफी डाउन हो सकता है। अभी 5600 के आसपास प्राइस है। ये लेवल अपने आप में एक सपोर्ट है, बट जिस हिसाब से आईटी एज अ सेक्टर जा रहा है और जिस हिसाब से ओवरऑल मार्केट जा रही है, मुझे नहीं लग रहा कि ये 5600 का जो सपोर्ट है उसको होल्ड करेगा। अगर एक बार ये सपोर्ट टूटता है तो अगला सपोर्ट आता है करीब करीब 150 के आसपास। तो 5150 इज वन लेवल जहां पे वो एवरेज आउट कर सकते हैं। अनदर लेवल अगर और खराब सिचुएशन रही वुड बी अराउंड 4500। और ये सब नंबर्स अभी थोड़े डरावने लग सकते हैं, लेकिन नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द मार्केट। तो 150 एंड 4500 ये दो नंबर्स को ध्यान में रखिए। एवरेजिंग जिनको भी करना है उनके लिए दीज कुड बी द टू लेवल्स जहां पे एवरेजिंग आउट हो सकती है। 4500 से नीचे मेरे हिसाब से ये काउंटर नहीं जाना चाहिए। तो 4500 5500 इन जोन्स को शायद नहीं तोड़े, रेंज को ना तोड़े। सो अगर ये और प्रिवेल करती है वीकनेस तो थोड़ा बहुत नीचे आएगा, लेकिन अदरवाइज नजर रखिएगा। मैम एक बार कोफोर्ज को और देखिए, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद इसकी बारी अभी बाकी है। आपको लग रहा है क्या ऐसा? इसका क्या बाकी है? इसकी बारी बाकी है बिकवाली की, अभी इसमें इतनी बिकवाली आई नहीं है। सो क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, आप उनसे पूछिए जिन्होंने 10,000 पे थे और सेल नहीं करा। उनको ऑलरेडी लग रहा होगा कि 25% चला गया, व्हाई डिडंट आई बुक आउट। बट नेवरदलेस यहाँ पे भी फर्दर गिरावट आ ही सकती है ओवरऑल मार्केट और आईटी सेक्टर दोनों को देखते हुए। और इसीलिए कहते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म प्लेयर भी हो तो भी अच्छा मुनाफा बना है तो एक बार ही घर पे ले लेना चाहिए। नेवरदलेस इसका जो गिरावट अगर एग्रेवेट होगा तो इट कैन गो टुवर्ड 6800। तो कोफोर्ज और परसिस्टेंट, इन पे बात करना ज़रूरी था। ये हाल फिलहाल के बहुत बड़े स्टार परफॉर्मर थे पिछले साल के रादर, तो थोड़ा सा इस समय किस तरह सिचुएशन है, पोइज्ड अप है, उन पे बातचीत कर रहे थे हम। श्याम भाटी साहब हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। भाटी साहब नमस्कार। नमस्कार सर जी। नमस्कार भाटी साहब, क्या सवाल है आपका? ठीक है सर, मेरा सवाल है सर जी, मैंने अभी जो हाल ही लिस्टिंग हुआ है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो लिस्टिंग हुआ है जो आईपीओ, उसमें अंदर क्या मैंने बाइंग की है, अभी 276 शेयर लिया है 132 रुपए के भाव से। ठीक है, तो उसमें मुझे अब क्या करना चाहिए? बाहर निकल जाना चाहिए या रखना चाहिए इसको? भाटी साहब वैसे आपका नजरिया क्या है इसमें? मुझे लॉन्ग टर्म के लिए साल भर का है सर जी। साल भर का नजरिया है। रचना मैम, साल भर का नजरिया है। स्टॉक का नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। ये स्टार परफॉर्मर के तौर पे लिस्ट भी हुआ था, मतलब इनफैक्ट मैनेजमेंट को ही लग रहा था 100 रुपये पे लिस्ट होगा, लेकिन शेयर 140 पे लिस्ट हुआ जाके। अब क्या करना चाहिए? थोड़ा करेक्ट हुआ, इनकी खरीदारी ऊपर के लेवल पर है, 188 का हाई बनाया था, 132 पे नहीं खरीदारी है, करें क्या अब? देखिए, इनका वन ईयर के आसपास का नजरिया है तो सबसे पहला काम इनको ये करना चाहिए कि 100 पे इनको अपना एसएल लगा लेना चाहिए। इनके भाव से ऑलरेडी काफी नीचे है और इससे ज्यादा फर्दर कहीं टॉलरेट करना वुड नॉट बी फीजिबल, क्योंकि फिर लिमिटेड टाइम में रिकवरी मुश्किल हो जाती है। तो 100 के आसपास इनका एसएल होना चाहिए ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड इसमें ये चार्ट बेहतर तब दिखने लगेगा जब ये 120 क्रॉस करेगा। अगर 120 क्रॉस करके उसके ऊपर जाना शुरू किया तो 145-50 तक जाता हुआ हमें ये 1 साल प्लस में नजर आ सकता है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के केस में सर 2.5 रुपये की इसकी सालाना ईपीएस है, 25% की ग्रोथ पिछले 5 साल की। अगर ये भी मैनेज किया जाए तो अगले शायद 3 साल में इन आंकड़ों के लिहाज से ये कहीं कहीं 380-390 रुपये बैठता है, इसी ग्रोथ को अगर ये मेंटेन करता है तो। लेकिन क्योंकि ये अभी बहुत बढ़िया प्रीमियम लेकर आया है और बहुत अच्छी लिस्टिंग पर है, सो आपको जो चार्ट रचना मैम ने बताया उनको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इस गर्मी के हिसाब से वोल्टास या सिम्फनी, रचना मैम आपको कौन सा पसंद आ रहा है?
जी, ये ख्याल मुझे भी थोड़े दिन पहले आया था कि अब वो टाइम आ गया है कि इन सब कंपनीज को देखने लग जाए। थोड़े टाइम बाद हम इसी की बात कर रहे होंगे काफी स्ट्रांगली प्रोबेबली। और वो होता भी अगर ये मार्केट थोड़ा बेटर कंडीशन में होता। बट नेवरदलेस अभी तो अगर सिचुएशन देखी जाए तो वोल्टास की हालत भी पतली है। और सिम्फनी की अगर बात करें तो यहाँ पे भी ट्रेंड इज नेगेटिव ओनली। नेवरदलेस बोथ ऑफ देम आर ट्राइंग टू बिल्ड अ बेस अराउंड करंट लेवल्स। अगर वोल्टास सिम्फनी के भाव की बात करें तो 1100 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाएगा तो ओवरऑल मार्केट के साथ साथ ये 1280 एंड 1350 की तरफ आने वाले 1 to 2 मंथ्स में हमें दिख सकता है सिम्फनी। और वोल्टास जो है वो अगर करंट प्राइस के आसपास सपोर्ट ले लेगा, लुकिंग एट कि ये दिस कुड बी द फ्लेवर ऑफ द सीजन फॉर 1 or 2 मंथ्स, तो उस हिसाब से दिस रिमेन्स अबाउट 1250, तो ये भी आने वाले टाइम में 1400 1450 तक जाता हुआ हमें नेक्स्ट 2 मंथ्स में दिखाई दे सकता है। कोई डिस्क्लेमर कि ऊपर वोल्टास लगा हुआ है? लॉयड लगा हेवल्स। तो हेवेल्स लगा हुआ है ऊपर, ये डिस्क्लेमर है स्टैंडर्ड। ओके रचना मैम, गुंजन जी आपके बड़े प्रशंसक भी हैं, इनके पास TTML के शेयर हैं 78 रुपए के दाम पर और ITC का लेवल पूछ रहे हैं खरीदारी का। मैम TTML इसका ये होप ट्रेड है, ये प्रॉफिट में तो दिखता नहीं कभी नंबर, लेकिन भाव इसका कभी कोई छोड़ता नहीं, जैसे नीचे आता सबको पसंद आता है। तो कैसा लग रहा है TTML और ITC? TCML, जी, टाटा टेली महाराष्ट्र लिमिटेड। ओके। आपको इसका कोड चाहिए तो इसका कोड है मैम। नो, आई गॉट इट। TCML की चार्ट तो खराब ही है और काफी टाइम से ये गिरे जा रहा है एंड देयर आर नो साइंस इसमें अभी फिलहाल रिकवरी के लिए। मोमेंटम इज आल्सो ऑन द डाउन साइड, तो फिलहाल तो इसमें मुझे कोई होप्स नहीं दिख रही कि ये रिकवर करे। ये रिकवरी के पाथ पर तब चलेगा ये जब 50 को क्रॉस करेगा। अभी 41 पे है, तो यहाँ से 50 तक तो इसका रास्ता जो है वो कंसोलिडेशन का ही रहेगा। 50 के ऊपर जब ये निकलेगा तब इसमें एक मोमेंटम पॉजिटिव साइड पे आ सकता है और फिर वो काउंटर ऊपर जाना शुरू कर सकता है टुवर्ड 60 एंड 70। बट जब तक 50 क्रॉस नहीं करता, दिस इज एन अवॉइड। जब तक 50 अवॉइड नहीं करता तब तक आप इसको स्ट्रिक्टली अवॉइड करिए। और दूसरा वो ITC मैम, इसको कैसे देख रहे हो आप? ITC तो ब्लू चिप कंपनी है, ओवरऑल मार्केट में दिक्कत ना होती तो इसमें भी दिक्कत ना होती। 400 पे बैठे हुए हम, यहाँ से लेके 370 के बीच में कहीं ना कहीं ये सपोर्ट लेना चाहिए। और 370 का सपोर्ट भी अगर इसमें होल्ड कर गया तो हाई अमाउंट ऑफ चांसेस के धीरे धीरे करके वहां से टर्न करके दोबारा 460 480 की तरफ जाता हुआ ये काउंटर दिखेगा हमें ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर प्लस। इसके अलावा हिंडाल्को सुमित साहू के पास है, 641 रुपए के दाम पे उनकी खरीदारी है। ये बढ़ेगा या रिवर्स करेगा, आप क्या राय रखते हो? देखिए इसकी सिचुएशन फिलहाल तो अच्छी है, तो ये बढ़ना चाहिए और ये बढ़ के 760 की तरफ जाना चाहिए। तो 760 की तरफ जाना चाहिए, ये आपको एक राय दी गई है हिंडाल्को के संदर्भ में। बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनिल शर्मा जी मौजूद हैं, जींद से हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मा साहब नमस्कार। शर्मा साहब, चलिए शायद संपर्क टूट गया। शर्मा साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? नहीं सुन पा रहे हैं। वेल्सपन लिविंग, इस शेयर पे इनका सवाल है मैम। ये रिसेंटली डीमर्ज्ड आर्म है वेल्सपन ग्रुप की तरफ से। इन्होंने 198 के दाम पे शेयर खरीद रखे हैं, 116 शेयर इनके पास हैं। बहुत पुरानी हिस्ट्री तो शायद आपको इसकी भी ना मिले, लेकिन मतलब था बीच में आया गया वाला सिचुएशन रहा, लेकिन अभी क्या किया जाए इसमें? देखिए है तो ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे करीब करीब 115 के आसपास, और ये सपोर्ट होल्ड कर जाता अगर ओवरऑल मार्केट का टेक्सचर भी सही होता तो। बट अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल मार्केट में भी वीकनेस है जो इस काउंटर को भी फर्दर लोअर लेके जा सकती है। और इन दैट केस अगर ये 110 को तोड़ेगा तो फिर थोड़ी मुश्किल हो सकती है इसकी कहानी, एंड इट कैन गो टुवर्ड्स 75 80 आल्सो। तो इस बात को ध्यान में रखें और 100 के लेवल को टूटने ना दे इफ यू ऑलरेडी हैव दिस काउंटर विथ यू। अगर फ्रेश एंट्री करनी है तो वेट फॉर अ रिवर्सल साइन टू इमर्ज। और अगर ये काउंटर 130 को क्रॉस करेगा तो दैट विल बी वन साइन कि इसने सपोर्ट ले लिया है। तो अबाउ और अराउंड 130 कुड बी एन एंट्री फॉर दोस पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ फ्रेश एंट्री। जिनका ऑलरेडी है उनको 100 पैसे लगा लेना चाहिए। 100 का स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहिए।
इनफैक्ट इसमें डीमर्जर नहीं, मर्जर हुआ था वेल्सपन होम सॉल्यूशंस का और वेल्सपन एडवांस मटेरियल्स का, रिसेंटली मर्जर हुआ था, तो वो आंकड़ा है। लेकिन ये वेल्सपन इंडिया के नाम से पहले कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। इसके अलावा एक सवाल चोलामंडलम फिनेंस को लेकर है। 1360 रुपये के दाम पे खरीदारी है, नहीं 1520 रुपये के दाम पे खरीदारी है। तो प्रदीप जी पूछ रहे हैं क्या इसमें बने रहें या अपना लॉस बुक कर लें? देखिए, नजरिया कितने टाइम का है उसके ऊपर है, पर चोला फाइनेंस इज करंटली अराउंड 1360 और चार्ट मुझे इसका बुरा नहीं लग रहा। मेरे हिसाब से ये आने वाले टाइम में इन अनदर से 6 मंथ्स ऑफ पीरियड 1600 की तरफ जाता हुआ हमें काउंटर दिखाई दे सकता है, और ये व्यू तब तक बरकरार रहेगा जब तक ये 1250 के ऊपर बना रहेगा। तो आपका अगर नजरिया ठीक है तो ये कंपनी भी अच्छी है, ग्रुप भी अच्छा है, लेकिन नजरिया थोड़ा आपको बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा आप चलते हैं एक और दर्शक से बातचीत करने। हमारे साथ संजय जी मौजूद हैं श्री गंगानगर से बातचीत करने के लिए। संजय जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार संजय जी, क्या सवाल है आपका? मेरे पास करूर व्यास बैंक के 38.85 के भाव से 607 शेयर हैं। ओके, उनको होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए? आपका नजरिया क्या इसमें संजय जी? लॉन्ग टर्म में है। लॉन्ग टर्म का व्यू है। करूर व्यासा बैंक, रचना मैम क्या करना चाहिए इसमें? 607 शेयर हैं, 39 रुपये के मोटा मोटा दाम पर। बैंक्स तो वैसे ही नहीं चल रहे हैं, चाहे अच्छी वैल्यू हो चाहे ना हो, तो करें क्या इसमें? इनका 38 का एंट्री है 39 का जी। तो फिलहाल तो करूर वैश्य बैंक इज अराउंड 200 जी। तो इनका तो ही इज डीप इनटू प्रॉफिट्स, तो मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए और एसएल को ट्रेन करके टाइट कर देना चाहिए। लुकिंग एट द ओवरऑल सिचुएशन ऑफ द मार्केट, इनका एसएल होना चाहिए करीब करीब 192 पे। 192 अगर होल्ड कर गया इतनी मार्केट की उठक पटक के अंदर भी, तो ये काउंटर दोबारा से 230 क्रॉस करके 250 270 की तरफ जाता हुआ हमें आने वाले टाइम में दिख सकता है। इन एनी केस अगर 192 ने तोड़ भी दिया क्लोजिंग बेसिस पे, then too he is coming out with big profits. तो आपके पास वैसे भी सही दाम पर शेयर है, अभी तो आप बने रहिए, धीरे धीरे ट्रेल करते रहिए, जैसे जैसे मूव मिलता रहा वैसे वैसे आप काम करिए। लेकिन देखते हैं आगे चल के बाजार कब कम बैक लेता है और कब ये शेयरों में वापस रफ्तार आती है। एक दीपेन साहब का सवाल आया, इनके पास केएनआर कंस्ट्रक्शन के शेयर लेना चाहते हैं, नया पैसा डालने की इच्छा रख रहे हैं यहाँ पर, क्या इसमें निवेश करना चाहिए, वेट करना चाहिए? देखिए, इसमें फिलहाल फ्रेश पैसा नहीं डालना चाहिए, काफी वीकनेस है इस काउंटर में और कोई निशानी अभी तक बनी नहीं है कि ये काउंटर रुकेगा। तो मेरे हिसाब से प्लीज वेट, डोंट पुट इन फ्रेश मनी एट दिस पॉइंट इन टाइम। इन केस अगर आप करना ही चाहते हैं तो वन लेवल जहां पे आप एडिशनल पैसा डाल सकते हैं, दैट वुड बी द लेवल ऑफ अराउंड 200 के आसपास ये पहुंचे तो, और तब वहां पे एक लेवल बनता है जहां पे आप एंट्री या एडिशन कर सकते हैं। ठीक है। एक सवाल मैम आया है शीला फोम के ऊपर, मोहम्मद यासीन साहब का सवाल है। इनके पास 900 शेयर हैं, इन्होंने लिखा 60 रुपये है। 60 तो ये दाम कभी गया नहीं, या तो ये 760 है या 860 है या 960 है। मे बी ये 960 या 860 ही होगा, तभी ये ज़्यादा सवाल पूछ भी रहे हैं इस पर। करना क्या चाहिए इस पर मैम शीला फोम में? शीला फॉर्म भी काफी वीक है और ये तब तक वीक रहेगा जब तक ये 850 के नीचे रहेगा। तो 850 के रेजिस्टेंस को निकालना इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर दिस काउंटर, और डाउन साइड पे दिस कैन गो फर्दर लोअर आल्सो। तो 750 पे है उनका, तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर 800 या 950 पे लिया हुआ है तो ही हैज टू बी अ लिटिल केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे ये जो वीकनेस है वो इस काउंटर को फर्दर लोअर लेके जा सकती है बिलो 700। तो आपको शीला फोम के लिए एक संदर्भ में राय दी गई है, हालांकि इसकी प्रमोटर बाय 830 के जोन में थी, वहां से टूटते टूटते अब 760 के जोन में पहुंच चुका है। इसके अलावा लवी पुनिया साहब का सवाल है टारिल और टीआई में। टारिल होगा मैम ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर और टीआई होगा ट्यूब इन्वेस्टमेंट, इनमें एंट्री कब करनी चाहिए? जस्ट अ मोमेंट। ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स की अगर पहले बात करें, इसमें अगर एंट्री करनी है तो करंटली द प्राइस इज होवरिंग अराउंड 450 एंड इट इज एट अ गुड लेवल, और एक एंट्री पार्ट एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरी एडिशन अगर करना पड़ा अनफॉर्चुनेटली इन केस ऑफ एवरेजिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड, तो दूसरी एंट्री का लेवल बनता है 300 पे। तो करंट प्राइस और 300 इन दो के बीच में अपनी इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर दे और पार्ट एंट्री करते रहे। दूसरा कौन सा आपने नाम बोला? ट्यूब इन्वेस्टमेंट।
Tube investment. Okay, tube investments में currently the price is hovering around the level of 2600 2650 के आसपास है भाव, और ये एक अच्छा सपोर्ट है अपने आप में। तो यहाँ पे एक एंट्री आप जरूर कर सकते हैं। अगर आने वाले टाइम में ये काउंटर लोअर जाता है, देन वेट फॉर अनदर सपोर्ट काइंड ऑफ अ लेवल टू इमर्ज, और दैट कुड बी मच लोअर। बट अगर अनफॉर्चुनेटली नीचे जाता है तो पार्ट एंट्री ही करिएगा, दूसरा पार्ट बाकी रखिएगा। इन एनी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस हम दूसरी एंट्री 2000 के आसपास करेंगे एंड नॉट बिफोर दैट। सो वन एंट्री एट करंट प्राइस एंड सेकंड एंट्री इफ रिक्वायर्ड अराउंड 2000। एक सवाल आया है प्रतीक साहब का, ये पूछ रहे हैं कि विप्रो 275 रुपए के दाम पे खरीद रखा है और जेपी पावर 15 रुपए के दाम पे खरीद रखा है, एक साल के लिए क्या करना चाहिए इन दोनों में? देखिए, विप्रो का हायर टाइम फ्रेम चार्ट वगैरह तो अच्छा है, एंड मेरे हिसाब से ये काउंटर संभल के 350 400 की तरफ जाना चाहिए। अगर एक साल की बात है तो आई थिंक दे शुड डू वेल, और देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम जब तक ये काउंटर 260 के ऊपर बंद होता रहेगा। और दूसरा कौन सा नाम बोले आप? जेपी पावर। जेपी पावर, जेपी पावर में अगर एक साल के नजरिए से चेक करें तो यहाँ पे वीकनेस जो है उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होने का अपॉर्चुनिटी तब मिलेगा जब ये काउंटर 20 को क्रॉस करेगा। अभी हम 14 के आसपास बैठे हुए और मोमेंटम वगैरह डाउनसाइड पे पॉइंट कर रहा है, तो करंटली वीकनेस है जो आगे और एग्जिबिट हो सकती है। सपोर्ट इसका 10 पे बनता है और मोमेंटम में इंक्रीमेंट 20 के ऊपर आएगा। तो अगर फ्रेश एंट्री करनी है या एवरेज आउट करना है तो 10 के आसपास करें, और अगर आपने लिया है और कैरी करना चाहते हैं तो 10 के आसपास एसएलवी जरूर लगाएं। तो आपको एक राय दी गई है जेपी पावर के संदर्भ में। वैसे आमतौर पे इसकी रेंज ऊपर 24 नीचे 16 होती थी, लेकिन अब वो भी पलट गई, तो क्या ही कहना। एक सब बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रदीप जी मौजूद हैं कोटा से। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। नमस्कार प्रदीप जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरा एक सवाल है, सालासर टेक्नो 500 शेयर लिए थे 18 रुपए पे, और एक सर्वोटेक पावर ये 50 शेयर लिए थे 99 पे। एक तो आपने सालासर टेक्नो बोला, दूसरा? दूसरा सर्वोटेक पावर। सर्वोटेक पावर 50 रुपए पे 99, 50 शेयर 99 पे। तो एक बात बताइए प्रदीप जी, ये दोनों शेयरों का डिनोमिनेशन छोटा है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, तो आपको छोटे डिनोमिनेशन वाले शेयर ज्यादा पसंद आते हैं? नहीं सर, इसमें थोड़ा सा मेरा लॉस हो रहा है। वैसे मैंने बड़े ही शेयर ले रखे हैं, ज्यादातर हाई ग्रोथ जैसे इन्फोसिस और इसमें ही डालता हूँ। ये 2 शेयर उनमें लॉस नहीं हो रहा? उनमें लॉस नहीं हो रहा सर। घबराहट भी नहीं हो रही? नहीं ऐसा घबराहट नहीं है, इसमें ज्यादा 20% ही लॉस हो रहा है। पोर्टफोलियो अभी प्लस में ही है सर मेरा। चलिए बहुत बढ़िया। वैसे तरीका अच्छा प्रदीप जी कि आपने मेजर स्टॉक्स जो है वो अच्छे वाले ले रखे हैं और इनमें भी आप थोड़ा बहुत काम करते रहते हैं। तो रचना मैम, इनके नाम आपको कम ही मिलेंगे, लेकिन सर्वोटेक पावर अगर आप ट्रैक कर पा रहे हो, 99 के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, यहाँ क्या करना चाहिए? और दूसरा सालासर टेक्नो, इनमें क्या करें? सालासर टेक्नो की जहां तक बात है तो इसका तो चार्ट अच्छा नहीं है, और मुझे नहीं लग रहा ये बहुत जल्दी सपोर्ट लेगा। बट वन लेवल जहां पे प्रोबेबली सपोर्ट इमर्ज होने के चांसेस बनते हैं, दैट इज अराउंड द लेवल ऑफ 7.5 रुपए। अगर 7.5 के आसपास ये काउंटर अनफॉर्चुनेटली पहुंचता है यहाँ से, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ओवर देयर। हालांकि दैट इज आल्सो 25% लोअर फ्रॉम करंट प्राइस, बट सपोर्ट वहीं पे है, उससे पहले नहीं है। तो एक तैयारी यहाँ पे 7.5 के नंबर की करनी चाहिए। और सर्वोटेक आपने बताया ना जी? सर्वोटेक आप अगर कोड बता देते तो इट वुड हेल्प मी। मैम इसका कोड एनएससी कोड है, सर्वोटेक, ये बीएससी में नहीं है, सर्वोटेक के नाम से इसका एनएससी कोड मिलेगा आपको। No, I don't think I'll be able to find this. चलिए मैम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इसके बाद अब डिविस लैब के ऊपर भैरव साहब पूछ रहे हैं कि टारगेट क्या होना चाहिए। उन्होंने कुछ नहीं लिखा, खाली ये लिखा कि डिविस लैब टारगेट क्या होगा। आप क्या रखते हो राय? ये तो पक्की बात है, इज इन डीप मनी आई बिलीव। तो ही टारगेट की बात हो रही है। काउंटर स्ट्रांग है और यहाँ पे अगर आप नजरिया 1 साल प्लस का रख सकते हैं, देन योर टारगेट कुड बी 6300 एंड 6500। अभी मैम बातचीत में एक मैसेज आया किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे
कि पोर्टफोलियो 5% गिरे या 10% गिरे, शायद इसी को शास्त्रों में मोक्ष कहा जाता है। आप भी मानते हो क्या? यही है मार्केट, अब पसंद आए ना आए, लेकिन यहाँ पे जो जिंदगी जीनी है इसी खुशी और गम के साथ जी। चले मैम, इसके अलावा एक अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, यहाँ पर एंट्री करने की बात हो रही है, कहाँ पर एंट्री करना चाहिए? अदानी एनर्जी सॉल्यूशन इज वन काउंटर जो आगे जाके लॉन्गर टर्म का होराइजन अगर है तो दैट शुड डू वेल। एंट्री इसमें करनी हो तो दैट शुड बी डन ओनली व्हेन द काउंटर क्रॉसेस 1000। अभी 700 के करीब है, तो या तो ये 1000 को क्रॉस करके दिखाए, बहुत रास्ता है उसके बाद भी, तो दैट वुड बी 1000 के ऊपर की एंट्री। एंड डाउन साइड पे एंट्री बहुत लोअर बनती है, मैं उसकी बात नहीं करूंगी। 1000 क्रॉस करने के बाद ही इसमें एंट्री लेनी चाहिए। तो 1000 पार होने दीजिए, तो यहाँ से 330 रुपये ऊपर है, उसके बाद जाके कहीं एंट्री करने की बात करेगा। अभी आप एटलीस्ट बने रहिए, ज़्यादा बेटर है।